ओबीसी को कितना अमृत मिला, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितना अमृत मिला, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कितना अमृत मिला, माइनॉरिटीज के लोगों को कितना अमृत मिला, क्या इसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा कि केवल हम ताली बजाने का काम कर रहे हैं? जब इस देश में अंग्रेज थे तब हम लोगों को ये बात बताई गई थी, ये बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारे तमाम पूर्वजों ने इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ाइयां लड़ी, तमाम लोग जेल गए, तमाम लोग फांसी पर चढ़ गए, तमाम लोगों ने लाठी डंडे खाए और अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया। अंग्रेजों के जाने के 75 साल होने के बावजूद देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको ओबीसी कहा जाता है, वो सबसे बड़ी आबादी क्या कह रही है? वो सबसे बड़ी आबादी ये कह रही है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की भी गिनती होती है, और जो ताली बजाने वाली जमात है उसको क्या कहते हैं आप लोग? तो उनकी भी होती है, जो भी कहते हैं उनकी भी होती है। मगर इस देश में जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनकी गिनती आजादी के 75 साल में नहीं हुई। जब हमारी गिनती ही नहीं हुई तो हमें हक अधिकार कैसे मिलेगा? जब हमारी संख्या का ही आकलन नहीं हुआ और फिर ये नहीं पता चला कि इस देश में कुल कितने ओबीसी रहते हैं, उनमें से कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास इतनी जमीन है कि वो अपना जीवन यापन खेती से कर सकते हैं, कितने ओबीसी के पास इतनी कम जमीन है कि उनका जीवन यापन खेती से नहीं हो सकता है, और कितने ओबीसी ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। इसका डाटा नहीं निकाला गया। फिर इसका भी डाटा नहीं निकाला गया कितने ओबीसी हाई स्कूल पास हैं, कितने ओबीसी हाई स्कूल फेल हैं, कितने ओबीसी इंटरमीडिएट पास हैं, कितने ओबीसी इंटरमीडिएट फेल हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने पीएचडी किए हुए हैं, कितने इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कितने डॉक्टरी पढ़े हुए हैं। इसका भी कोई डाटा नहीं कलेक्ट किया गया। तो जब इन बातों का कोई डाटा ही नहीं कलेक्ट किया गया कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने सरकारी नौकरी में हैं, कितने प्राइवेट नौकरी में हैं, कितने के पास कोई भी नौकरी नहीं है, कितने के पास साइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास कार है और कितने के पास कुछ भी नहीं है, जब ये कोई डाटा नहीं कलेक्ट किया गया सरकार के द्वारा, कितने साल में? आजादी के 75 साल में ओबीसी का ये डाटा 75 साल में जब कलेक्ट नहीं किया गया तो विकास कैसे होगा? मान लो किसी को हमारा विकास करना है तो पता करना पड़ेगा ना कि हमारे में कितने बेरोजगार हैं। कैसे पता चलेगा? जब हमारी गिनती करेगा तभी तो पता चलेगा। अब हमारे में जितने बेरोजगार हैं उसमें से कितने हाई स्कूल फेल बेरोजगार हैं, कितने हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, कितने इंटर फेल बेरोजगार हैं, कितने इंटर पास बेरोजगार हैं, कितने बीए बीएससी पास बेरोजगार हैं। तभी ना उनको जैसे बेरोजगार वैसी नौकरी, वैसा रोजगार, जैसी पढ़ाई लिखाई वैसा रोजगार। तो अगर हमारा विकास कोई सरकार करना चाहती है तो पहले ये गणना तो करना पड़ेगा। जब ये डाटा आएगा तभी तो विकास होगा। कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहते, कितने पक्के में रहते, कितने के पास मकान ही नहीं है, मान लो घर देना है तो कैसे देगी? पहले ये डाटा आएगा तभी तो देगी। तो इस सवाल ये है कि जब आजादी के 75 साल में हमारी गिनती नहीं हुई तो हमें हक अधिकार कैसे मिलेगा? हमारा विकास कैसे होगा? लेकिन हर 5 साल में कोई ना कोई सरकार आती है जो विकास का नारा देती है और हम मान लेते हैं कि विकास हो रहा है। जैसे अभी जो सरकार चल रही है, वो सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, फिर जोड़ दिया सबका विश्वास, अब और जोड़ दिया सबका प्रयास। तो मेरा ये कहना है कि चलो सबका साथ तो ले लिया,
भाई वोट दिया सबने तभी तो सरकार बनी, तो साथ सबका ले लिया। अब गिनती के बगैर विकास कैसे सबका होगा? पहले गिनती होगी तब तो विकास होगा, बिना गिनती के सबका विकास कैसे होगा? अब नारा सबका साथ सबका विकास और काम उल्टा चल रहा है, सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। तो प्रैक्टिकल में तो ये चल रहा है, और वोट लेने के लिए सबका साथ सबका विकास चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि जो हमारा समाज है, हमारा समाज अपने हक अधिकार के लिए जागृत नहीं है। जब हम 52% 60% हैं ओबीसी समाज के लोग, तो चाहे इस देश के कल कारखाने उद्योग धंधे हो, चाहे इस देश की जमीनें हो, चाहे इस देश की नौकरियां हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, हर जगह हमको 60% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। लेकिन आजादी के 75 साल में यह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भी हम आजादी के दीवाने थे, क्योंकि हमें बताया गया कि आजाद हो जाएगा तो सब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई चलो पहले आजाद करवा देते। तो हमारे पूर्वजों ने कोई डिमांड नहीं रखी। आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वज शामिल हुए तो कोई डिमांड नहीं रखी कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, ये दोगे वो दोगे, ऐसा कोई डिमांड नहीं रखा। और हमारे पूर्वजों ने पूरी ईमानदारी के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, और इस वजह से अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। अगर हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो आज जो लोग देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अगर उनके फेवर में बोलो तो देशभक्त हो, अगर उनके विरोध में बोलो, सही बात बोलो, तो कहेंगे देशद्रोही आदमी है। तो जो देशद्रोही का और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके पूर्वज की औकात नहीं थी अंग्रेजों को देश से खदेड़ देते। अगर हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो अंग्रेज ये देश छोड़कर नहीं जाते। तो हमने तो अंग्रेजों को भगाने का काम किया, लेकिन उसका जो फायदा हमें होना चाहिए था वो फायदा हमें नहीं हुआ। आपको उदाहरण देकर समझा देता हूं। 75 साल आजादी को हो गए, एक भी ओबीसी की पार्टी का नाम बताओ जिसने केंद्र की सरकार 5 साल के लिए चलाई हो। ओबीसी की संख्या कितना है? कम से कम 52। बिहार में गणना हो गई तो 63% है बिहार में। अगर देश भर में गणना हो जाएगी तो 60% के इर्द गिर्द ओबीसी की संख्या आ जाएगी। तो जिसकी आबादी 60% है, उसकी एक भी पार्टी ने 5 साल के लिए केंद्र सरकार नहीं चलाया। कितने दिन में? 75 साल में। अब शेड्यूल कास्ट जिसकी आबादी 15% है, उसकी भी किसी पार्टी ने सरकार नहीं चलाया, केंद्र सरकार। 60% वाले ने नहीं चलाया, 15% वाले ने नहीं चलाया। आदिवासी की संख्या कितना है? 7.5%। 7.5% वालों ने भी नहीं चलाया। मुसलमान की संख्या कितना है? 15%, 20%, जो भी हो, तो उन्होंने भी नहीं चलाया, उनकी भी किसी पार्टी ने नहीं चलाया। तो चला कौन रहा भाई? 60% वाला नहीं चला रहा है, 15% वाला नहीं चला रहा है, 7.5%, 8% वाला भी नहीं चला रहा है। तो चला कौन रहा है 75 साल से? ये बड़ा सवाल सोचने और समझने का है कि 75 साल से किसकी सरकारें बन रही हैं, जब हम लोगों में से किसी ने भी एससी की पार्टी, एसटी की पार्टी, ओबीसी की पार्टी, माइनॉरिटी की पार्टी, इसमें से किसी की भी पार्टी ने दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलाया। तो सवाल यह पैदा होता है कि चला कौन रहा है? तो जिनकी संख्या 3.5% है, उनकी ही पार्टियां बार बार अदला बदली करके सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने का काम कर रही हैं और हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं कर रही हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि आजादी तो हमने लड़ाई,
लेकिन आजादी पर कब्जा 3.5% ब्राह्मणों ने कर लिया। उनकी पार्टियां देश पर घुमा फिरा कर राज कर रही हैं और हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे सेकुलर के नाम पर। सेकुलर के नाम पर भी कम मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है। एक तरफ जाओगे, मान लो 2 है ना, तो एक जब आती है सत्ता में तो दूसरी उसका विरोध करती है। मान लो कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी विरोध कर रही थी ना, कह रही थी इतना टैक्स कैसे लगा दिया, पेट्रोल तो 40 रुपए में बिकना चाहिए। कह रही थी कि नहीं कह रही थी? तो अपने लोग खुश हो गए कि हाँ बात तो सही है यार, इतना टैक्स कांग्रेस ने लगा दिया। तो कहा कांग्रेस हटाओ, तो कांग्रेस हटाओ तो कौन लाओ? बीजेपी लाओ। तो आ गई तो अब तो 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। आप लोगों को नहीं मिल रहा क्या? मिल रहा है तो उसने और बढ़ा दिया। तो ये कंपटीशन चल रहा है। एक 10 जूता मारती है तो हमारे लोग चिल्लाते हैं, तो दूसरा क्या करती है? दूसरा भी हमारे लोगों के साथ चिल्लाती है, करे 10 जूता मार रहा, 10 जूता मार रहा। तो हमारे लोग दूसरे को ले आते हैं। तो जो पहला वाला होता है दूसरे वाले को कह देता, देखो हम 10 मार रहे थे इसलिए ना तुमको मौका मिल रहा है। जनता तुमको मौका क्यों दे रही? मैं 10 जूता हम लोग लगा रहे हैं इसलिए जनता हमारे विरोध में खड़ी है, तो तुमको मौका मिल रहा है। तुम आना तो 10 का 8 मत करना, 5 और बढ़ा देना, तब हमको मौका मिलेगा। फिर हम जनता के साथ मिलकर फिर हम भी चिल्लाएंगे कि ये तो 5 बढ़ा दिया, घटाने के लिए कहा था। तो ये बारी बारी से जूते बढ़ाने का काम चल रहा है, इसके ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। और इसलिए हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है और अपने समाज को समझाने की जरूरत है कि आजादी के 75 साल में शेड्यूल ओबीसी की गिनती नहीं हुई। गिनती नहीं हुई तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली। शेड्यूल कास्ट को संविधान लागू होने के पहले संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका आरक्षण पूरा नहीं हुआ। आदिवासियों का आरक्षण पूरा नहीं हुआ। संविधान की 5वीं 6ठी अनुसूची में लिखा है कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां के जल पर, जंगल पर, जमीन पर उनका ही अधिकार है, लेकिन उनको भगाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। और हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? ओबीसी वालों को क्या कहा जा रहा है? अरे देश पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे, बचे रहो, रोकना है। अरे हमने कहा भाई 75 साल से एक भी मुसलमान की पार्टी दिल्ली में राज नहीं किया और ओबीसी एससी एसटी की भी किसी पार्टी ने राज नहीं किया। तुम्हारी ही पार्टी राज कर रही है और तुम हमको समझा रहे हो मुसलमान राज करेंगे, मुसलमान देश पर कब्जा कर लेंगे। तो ये मुसलमान का डर क्यों दिखाया जाता है? ओबीसी एससी एसटी को मुसलमान का डर क्यों दिखाया जाता है? जितना ओबीसी एससी एसटी मुसलमान से डरेगा उतना पक्का वाला हिंदू बनकर वोट करेगा। जितना राजनीति है, धर्म का मामला नहीं है, राजनीति का मामला है। जितना ओबीसी एससी एसटी को मुसलमान का डर दिखाया जाएगा उतना ओबीसी एससी एसटी हिंदू बनकर के वोट करेगा। जब उतना वोट करेगा तब ये नहीं कहेगा कि जनगणना क्यों नहीं कर रहे हो, तब ये नहीं कहेगा कि आरक्षण क्यों नहीं लागू कर रहे हो, तब ये नहीं कहेगा कि हमारे बच्चों की एजुकेशन क्यों खत्म कर रहे हो, तब ये नहीं कहेगा हमारी जमीन छीनने के लिए कानून क्यों लेकर आए हो, तब ये नहीं कहेगा प्राइवेटाइजेशन करके रिजर्वेशन को 0 क्यों कर रहे हो। क्या कहेगा? मुसलमानों से देश को बचाना है, हम हैं साथ में। तो मुफ्त में वोट मिल जाता है तो काम करने की क्या जरूरत है? अगर मुसलमानों के खिलाफ केवल प्रचार करने से वोट मिल जाता है तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? तो ये देश में चल रहा है। इससे बड़ा नुकसान मुसलमानों का नहीं हो रहा है, मुसलमानों से ज्यादा नुकसान ओबीसी एससी एसटी के लोगों का इस प्रचार की वजह से हो रहा है। और इसकी वजह से 75 साल में जो हमको हक अधिकार मिलने चाहिए वो हक अधिकार नहीं मिले। जो एक पार्टी है तो वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग लेती है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग लेती है, और दूसरी ब्राह्मणों की पार्टी क्या कहती? नहीं नहीं, हम तो सेकुलर हैं। तो हमारे में जो थोड़ा समझदार लोग हैं
वो सेकुलर वाले झांसे में चले जाते हैं, मुसलमान भी सेकुलर वाले में चले जाते हैं, और बचे खुचे उसमें चले जाते हैं। तो आधे उस खेमे में, आधे उस खेमे में, और ओबीसी एससी एसटी का अकाउंट कितना हो गया? 0 हो गया। एक ब्राह्मण के पास सेकुलर वाले चले गए, एक ब्राह्मण के पास हिंदू वाले चले गए। तो जो एससी एसटी ओबीसी की पार्टियों का अकाउंट है वो अकाउंट 0 हो गया। और जब वो अकाउंट 0 हो गया तो हमारे हक अधिकार की लड़ाई न सेकुलर वाले करने वाले, न कम्युनल वाले करने वाले। कल मोदी ने राज्यसभा में नेहरू जी का पत्र पढ़ा और क्या कहा? नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि आरक्षण पर अमल ना किया जाए। अब ऐसे पढ़ा कि जैसे कांग्रेस आरक्षण की विरोधी है, तो बीजेपी तो शुरू से आरक्षण की लड़ाई ही लड़ रही है। मोदी तो जन्मजात आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरीके से पत्र पढ़ रहे हैं नेहरू जी का। अरे जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तो आडवाणी जी मंडल कमीशन की लड़ाई को रोकने के लिए रथ यात्रा निकाले थे और उसके सारथी नरेंद्र मोदी ही थे। मंडल की लड़ाई को दबाने के लिए कमंडल की लड़ाई शुरू किया था और उसके सारथी नरेंद्र मोदी थे। और जब बीपी सिंह ने ओबीसी का आरक्षण लागू किया तो राजीव गांधी भी विरोध में थे और ये भी विरोध में थे, कांग्रेस भी विरोध में थी और बीजेपी भी विरोध में थी। तो किस मुंह से आप नेहरू का पत्र पढ़ के सुना रहे हो? अपनी नहीं बता रहे। ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री डंका बजा रहे। और ये सिंपल गिनती नहीं कर सकते। गिनती करना कोई बहुत बड़ा काम है? अरे छोटा सा काम है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मिले तो बिहार में कर दिया, छोटा काम है। इनको कहा कर दो। बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इतना मजबूत प्रचार किया जा रहा है, लेकिन छोटा सा काम गिनती का ये नहीं कर पा रहे हैं। कितने मजबूत है मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता कितने मजबूत है। शेर बाघ चीते अगर कम हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी दुखी हो जाते हैं और विदेश से लाकर भारत के जंगलों में छोड़ देते हैं। शेर बाघ चीतों की चिंता है, ओबीसी की चिंता नहीं है। लेकिन वोट लेने के लिए ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री, ये किया जा रहा है। तो इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। देश में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है, उनके हक अधिकारों के साथ अन्याय हो रहा है। और हमको क्या बताया जा रहा है? मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, सोचा इससे वोट मिलेगा। जनता समझ गई ये कोई धर्म वर्म का मामला नहीं है, ये तो भाजपा की राजनीति का मामला है। तो जनता ने रिस्पांस नहीं दिया। कहा अब जनता रिस्पांस नहीं दे रही है तो अब काशी मथुरा का मामला तो छेड़ना ही पड़ेगा। अब इससे तो अयोध्या वाले से जनता रिस्पांस कर नहीं रही है तो आगे कुछ दूसरा करना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये सतर्क रहने की जरूरत है। जब 90-92 में आरक्षण की लड़ाई चल रही थी, 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था। 27 में क्रीमी लेयर लगाया गया था। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई थी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। 16 नवंबर 92 को फैसला आया और 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? ये ओबीसी वाले समझ ना पाए कि इनको मंडल कमीशन लागू होने में क्या मिला और क्या नहीं मिला। अगर ये समझ जाएंगे, इनकी संख्या ज्यादा है, ये पार्लियामेंट घेरेंगे, पार्लियामेंट घेरेंगे, इनको अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए अधिकार ना देना पड़े इसलिए हमारे गली मोहल्ले में आए और क्या कहा कि चलो अयोध्या, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो क्यों कहा? इसलिए नहीं कहा कि मंदिर बनाना था, इसलिए कहा कि आप अपने हक अधिकार समझ ना पाओ और हमारे लोग हमारे हक अधिकार नहीं समझ पाएंगे तो अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और उनके झांसे में आ जाएंगे। तो ये जो षड्यंत्र, उसी प्रकार का षड्यंत्र फिर से चलाया जा रहा है काशी मथुरा के नाम पर। तो इस षड्यंत्र से हम लोगों को बचे रहने की जरूरत है। अब लड़ाई मंडल पार्ट 2 की चल रही है। जाति जनगणना जो है ये मंडल पार्ट 2 है।
मंडल पार्ट 1 ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए ओबीसी के। ये जो मंडल पार्ट 2 है, ये देश में बहुजन समाज को, मूल्यवासी समाज को शासक बनाने का काम करेगा। इतनी बड़ी लड़ाई है, मगर इस लड़ाई को दबाया जा रहा है। देश में जब ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जागृत होने लगे, बाबा साहब अंबेडकर ने तो संविधान में सबको 1 वोट 1 वैल्यू दे दिया कि भाई अब अडानी भी वोट डालेगा तो एक ही गिना जाएगा, और गांव का कोई गरीब आदमी भी वोट डालेगा तो एक ही गिना जाएगा, किसी का 2 नहीं गिना जाएगा। तो सबको बराबर कर दिया। फिर कहा शासन करती जमात बनो, तो हमारे समाज में जो बुद्धिमान लोग थे वो लग गए कि शासन करती जमात कैसे बनना है। तो उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया, और इसकी वजह से देश भर में बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट की पार्टियां जो है वो मजबूत होने लगी। और वो मजबूत होने लगी तो परिणाम ये हो गया कि दिल्ली में कोई भी सरकार एससी ओबीसी की पार्टियों के समर्थन के बगैर नहीं बनती थी। ये हालात हो गए। चाहे कांग्रेस की सरकार बने तो भी हमारी पार्टियों के समर्थन से, बीजेपी की सरकार बने तो भी हमारी पार्टियों के समर्थन से। अटल बिहारी की सरकार 1 वोट से गिरा दी गई थी, याद होगा कुछ लोगों को। तो क्यों? क्योंकि जब हमारे लोग जागृत हुए, तो मजबूत हुए हमारे लोग, तो पार्लियामेंट तक धमक पहुंची। तो इन लोगों को लगा कि अगर ऐसे ही मजबूत होते रहेंगे तो एक दिन ये दिल्ली पर भी राज करेंगे। कहा रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करना है? ऐसे तो रोक नहीं सकते, तो ईवीएम मशीन ले आए। काशीराम जी कहते थे हमें रोकने के लिए मनी का उपयोग करते हैं, माफिया का उपयोग करते हैं और मीडिया का उपयोग करते हैं। तो मनी का उपयोग मतलब पैसा बांटा जाता है, दारू पिलाया जाता है, वोटर्स को खरीदा जाता है, ये मनी का उपयोग है। फिर माफिया का उपयोग बूथ कैप्चरिंग होती थी, ये माफिया का उपयोग है। फिर मीडिया प्रोपेगेंडा उनकी पार्टियों का करती है, हमारे लोगों की बदनामी करती है। तो मनी, माफिया, मीडिया। लेकिन जब लोग जागृत होने लगे, बूथ पर खड़े होने लगे, तो बूथ कैप्चरिंग संभव नहीं रह गई, और इसकी वजह से हमारे लोग भी चुनाव जीतकर जाने लगे। तो उनको लगा बूथ कैप्चरिंग नहीं चलाया जा सकता, तो फिर उन्होंने ईवीएम ले आया। अब ईवीएम की वजह से बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बीएसपी का एक कैंडिडेट चुनाव लड़ा, पटेल, तो उसको 0 वोट मिले उसके ही बूथ पर। उसने कहा अरे भाई मेरा वोट तो निकलना चाहिए था, दूसरे का नहीं निकलता, मेरा और मेरे परिवार का वोट तो निकलना चाहिए था, ये मेरे बूथ पर 0 कैसे निकल गया? तो 0 इसलिए निकल गया कि जब वोट ट्रांसफर हो रहा था तो ट्रांसफर करने वालों को ये पता नहीं था कि कैंडिडेट का बूथ है, और इसलिए वहां से पूरा गायब कर दिया, तो वो 0 निकल गया। तो आज ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, बेईमानी हो रही है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ये लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, बीजेपी वाले कर रहे हैं। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट का अभी बयान आया। तो सवाल ये है कि इतना सब देश में खिलाफ हो रहा है, देश की जनता, किसानों के खिलाफ कानून आया, मजदूरों के खिलाफ कानून आया, नौजवानों को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, सब कुछ खिलाफ में हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जितनी सरकारी नौकरियां थी या तो ठेका प्रथा में चली जा रही है, और या तो संविदा में चली जा रही है, और या तो उनको बेचकर पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जा रहा है। यहां जितने लोग बैठे हैं, जिनकी नौकरी पाने की उम्र होगी, उनकी इच्छा होगी हमें सरकारी नौकरी मिले, और जिनकी नौकरी पाने की उम्र नहीं है तो उनकी इच्छा होगी कि उनके घर परिवार में जो नौकरी पाने योग्य लोग हैं उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। हमारा सवाल यह है कि जब सरकारी नौकरी बचेगी तभी तो आपके बाल बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, और जब बचेगी नहीं तो कहां से मिलेगी? बचेगी कैसे जब हर नौकरी ठेका प्रथा में चली जा रही है, हर नौकरी संविदा में चली जा रही है, या पूरा बेचकर पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जा रहा है? तो बचेगी नहीं। बचेगी नहीं तो सरकारी 0 हो गई, सरकारी नौकरी 0 हो गई, तो आरक्षण कितना रह गया? फिर जब सरकारी नौकरी 0 हो गई तो फिर आरक्षण कितना रह गया? तो आप लड़ते रहो मंदिर मस्जिद की लड़ाई,
आप लड़ते रहो मंदिर मस्जिद की लड़ाई, आप लड़ते रहो धर्म की लड़ाई, वो सब कुछ पूंजीपतियों को देने के काम पर लगे हैं और आपको मंदिर और मस्जिद में उलझा कर रखा हुआ है। तो ये कौन सोचेगा? वो थोड़े सोचेंगे जो आपको लड़ा रहे हैं। आपको सोचना है कि आपके हक अधिकार खत्म हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको लड़ना है। और इतना सब करने के बाद भी उनको डर नहीं लग रहा है। कभी 304 पार बोलते हैं, कभी 400 पार बोलते हैं। उनको डर नहीं लग रहा है कि हम जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। कहा था काला धन लाएंगे, ले आए। आप लोगों के खाते में तो चले गए होंगे 15-15 लाख। पहुंच गए क्या भाई? हमारे यहां नहीं पहुंचे हैं किसी को। नहीं, आप लोग ऐसे कह रहे हैं नहीं पहुंचे हैं, लग रहा है, तो इसका मतलब कहीं नहीं पहुंचा है। तो कहा था ले आएंगे, नहीं लाया। कहा किसानों की इनकम 2 गुना हो जाएगी, तो किसानों की इनकम छोड़कर खाद का दाम, पेस्टिसाइड का दाम, डीजल का दाम, ये सब लगभग 2 गुना हो गया। एक भी काम जनता के फेवर में नहीं। फिर भी कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि क्या करोगे आप? नाराज हो जाओगे तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? वोट नहीं दोगे। वोट नहीं दोगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे पास मशीन है। वोट नहीं दोगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? हमारे पास मशीन है। अब आप कहोगे कि नहीं, चुनाव आयोग तो कह रहा है मशीन में सब कुछ ठीक है। अरे चुनाव आयोग कह रहा है ना, केवल कहने से मान ले क्या? जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को बुलाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ये साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, मतलब स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव नहीं कराए जा सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके साथ पेपर ट्रेल लगाओ, और इन केस ऑफ डिस्प्यूट पेपर ट्रेल के जो कागजी मतपत्र निकल रहे हैं उनकी रिकाउंटिंग करो। हो रही है रिकाउंटिंग? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो पेपर ट्रेल लगाने से फायदा क्या होगा? तो ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी हो रही है, इस गड़बड़ी को रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ईवीएम मशीन की गड़बड़ी को नहीं रोका गया तो देश में लोकतंत्र और संविधान संकट में आ जाएगा। वो ईवीएम की वजह से संकट में आ जाएगा, क्योंकि ईवीएम की वजह से लोग जिनको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आते, और लोग जिनको चुनना नहीं चाहते वो चुनकर आते हैं। ईवीएम की वजह से SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के वोटों का प्रभाव 0 कर दिया गया है। ये बात जितना जल्दी हमारे समाज के लोगों को समझ में आ जाए उतना अच्छा हो जाएगा। तो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब ईवीएम के खिलाफ लड़ाई अकेले कोई नहीं लड़ सकता। ये एक जाति की लड़ाई नहीं है, एक धर्म की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है ये सारे लोगों की लड़ाई है। तो सभी लोगों को, जिनका लोकतंत्र और संविधान में यकीन है, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, भाषा से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर ये लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो जाकर के हम जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुन सकते हैं। तब जनता से सरकार चलाने वाले लोग डरेंगे कि अगर हम इनके हित में काम नहीं करेंगे तो अगली बार ये हमको चुनाव हरा देंगे। और अगर ईमानदारी से चुनाव ही नहीं होगा तो डरने की उनको क्या जरूरत है? तो ईमानदारी से चुनाव करवाने के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ईवीएम को हटाने की जरूरत है, और बैलेट पेपर को बहाल करने के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो इसको लेकर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश भर में लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 31 जनवरी को लाखों लोगों का मोर्चा दिल्ली गया था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसकी खबरें नहीं दिखाई, मगर सोशल मीडिया के लगभग सभी चैनलों ने उसकी खबर दिखाने का काम किया। अभी 22 फरवरी को फिर से ईवीएम को लेकर दिल्ली में बड़ा आंदोलन है, और मेश्राम साहब ने यह भी ऐलान किया है कि अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो हम लोग ईवीएम को फोड़ने का काम भी करेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोगों को गांव-गांव में तैयारी करने की जरूरत है। गांव-गांव में मीटिंगें लगाकर कमेटियां बनाने की जरूरत है,
और उन कमेटियों को बना करके उनको ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में जो बड़े से बड़े तानाशाह पैदा, अब जो वोट का रास्ता संविधान ने दिया था तो ईवीएम आ गया, तब वोट के रास्ते से कैसे हल होगा मामला? तो ये वोट के रास्ते के बीच में ईवीएम आ गया। अब ईवीएम को हटाने के लिए जन आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा। वोट का रास्ता तो ठीक था, मगर वोट के रास्ते के बीच में ईवीएम आ गया। अब वोट के रास्ते के बीच में जब ईवीएम आ गया तो इसका मतलब वोट का रास्ता ब्लॉक हो गया। जब वोट का रास्ता ब्लॉक हो गया, जन आंदोलन की तैयारी करना पड़ेगा। भारत का जो चुनाव आयोग है, तो भारत के चुनाव आयोग को जनता की बात माननी चाहिए। अगर जनता में ज्यादा ये बहुमत है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए, सारे विपक्षी दलों ने लिख कर दे दिया है, ईवीएम पर ऑब्जेक्शन लिख कर दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को विपक्षी दलों की बात मानना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। क्योंकि 37% के लगभग वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में है और बाकी का सारा वोट 63% किसके पास में है? विपक्ष के लोगों के पास में है। तो लगभग सारा जो विपक्ष है वो क्या कह रहा है? ईवीएम से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बहुमत किसका है? ईवीएम से नहीं होना चाहिए या ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ऐसे लोगों का बहुमत ज्यादा है। तो इलेक्शन कमीशन को किस पर विचार करना चाहिए? जिनका बहुमत है, अगर उनको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है तो उस पर विचार करना चाहिए, और जिस पर सबको यकीन विश्वास है वो सिस्टम लागू करना चाहिए। मगर वो सिस्टम लागू नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए इसके खिलाफ में पूरे देश भर में 6 लाख गांवों में जन आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। 6 लाख गांव से अगर मिनिमम 50 लोग निकलेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 3 करोड़ लोग। 100 लोग निकलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 करोड़ लोग। 200 निकलेंगे तो 12 करोड़, 250 निकलेंगे तो 15 करोड़। तो 3 करोड़ से लेकर 15 करोड़ लोग अगर सड़कों पर उतारे जाते हैं तो ईवीएम नहीं, ईवीएम हटाने वाले भी संकट में आ जाए। ईवीएम तो हटेगा ही, ईवीएम लाने वाले भी हट जाएंगे। तो इसलिए ये जन आंदोलन की तैयारी करना है। दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों को जनता ने धरती पर पटकने का काम किया है। अभी भारत में उतने बड़े तानाशाह पैदा नहीं हुए जितने बड़े बड़े को दुनिया ने धरती पर पटकने का काम किया है। तो इसलिए इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ने की जरूरत है और एकजुट होकर के मिलजुल कर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ना होगा। और अगर ये लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो ईवीएम को लाने वाले लोग, ईवीएम भी हटेगी, ईवीएम को लाने वाले लोग भी हटेंगे। तो जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके हाथ में देश की सत्ता और व्यवस्था आएगी। अगर उनके हाथ में देश की सत्ता और व्यवस्था आएगी तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये लागू किया जाएगा। यही इंसाफ है। सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा सभी जगह दे दो, ये इंसाफ है। तो ये इंसाफ लागू किया जाएगा। जब ये लागू हो जाएगा तो आपस की लड़ाई खत्म हो जाएगी। आपस की लड़ाई खत्म हो जाएगी तो सब लोग मिलकर देश के विकास के लिए काम करेंगे। तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है और अखंड भारत भी बनाना है। जो अखंड भारत हमारे पूर्वजों ने बनाया था, अफगानिस्तान के आगे तक का भारत था, तो वो अखंड भारत जो पुराना नक्शा है भारत का, आने वाले समय में वैसा अखंड भारत बनाने का भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये लोग नहीं कर सकते, ये तो खुद ही विश्वगुरु बने घूम रहे हैं। जब यूनिवर्सिटियों की लिस्ट निकलती है तो 200-300 यूनिवर्सिटियों में इनका नंबर ही नहीं होता है और कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनाएंगे। अरे एक यूनिवर्सिटी तुम्हारी दुनिया के लेवल पर नहीं खड़ी हो पा रही है। हमारे पुरखों ने तक्षशिला बनाया, नालंदा बनाया, विक्रमशिला बनाया, दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज तुम्हारी एक यूनिवर्सिटी दुनिया के इसमें नहीं खड़ी हो पा रही है और बात विश्वगुरु की कर रहे हो, तो इनके बस का नहीं है। हम साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदते हैं, दूसरे को देते हैं, कहते खराब कर देगा।
अरे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार देने में विश्वास नहीं है तो देश दूसरे लोग चलाने को दे दिया तो उससे विश्वगुरु नहीं बनेगा, सत्यानाश होगा। इसलिए हो रहा है, तो इसलिए ये लड़ाई हम लोगों को अपने हाथ में लेनी होगी और इस देश को खुद ही चलाने का काम करना होगा। जो हमारे पूर्वजों का सपना था उसको पूरा करना होगा। जगदेव प्रसाद कुशवाहा इसलिए कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है धन धरती और राजपाट में, 90 भाग हमारा है शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो पहली पीढ़ी जगदेव बाबू मारे गए, दूसरी पीढ़ी के लोग मुख्यमंत्री बने, राज कर रहे हैं, और तीसरी पीढ़ी के लोग हम लोग हैं। दूसरी पीढ़ी के लोग जेल गए और मुख्यमंत्री भी बने। अब तीसरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो देश भर पर राज करने की तैयारी कर ले। ये हम लोग तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, तो ये तीसरी पीढ़ी के लोग राज करने की तैयारी करें। ये जगदेव प्रसाद जी ने पहले ही घोषित कर दिया है। तो इस लड़ाई को हम लोगों को पूरी ताकत के साथ में लड़ना है और इस देश को फिर से, भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए आप लोग काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।